पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग J&K। मैं अजहर हाजनी हूँ और मैं नाजिया नकाश। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हस्ब दस्तूर आज भी ये सफ़र आप हमारे साथ तय करेंगे बराबर 9 बजे तक। जनाब आज के दिन की बात करें, आज बुधवार है, माह नवंबर की आज 18 तारीख़ है, 1442 हिजरी के माह रबीउस्सानी की आज 2 तारीख़ है। आगाज़ करेंगे मौसम से मुतालिक जानकारी से और आपको बता देंगे हमारे यहाँ की शहराओं के हवाले से अपडेट्स, और ये जिम्मेदारी निभाएंगी मेरी साथी मेज़बान नाजिया नकाश। जी नाजिया। शुक्रिया अजहर। और जैसा कि आप जानते हैं, रिवायत में जैसे अजहर ने बोला, मौसम और ट्रैफिक के शहराओं के अपडेट्स आप तक पहुंचाते। शुरू करूंगी मैं वेदर अपडेट्स के साथ। महकमा मौसम ने हमें ये इतला दी है कि आज मौसम खुशगवार रहेगा और अलबत्ता ठंड तो सुबह शाम तो देखने को मिलती ही रहती है। और दर्जे हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 और कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। इसी तरह जम्मू रीजन में भी खुश्क साली का ही आज मौसम रहेगा और थोड़ी सी ठंड वहाँ देखने को भी मिल सकती है। दर्जे हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। महकमा ट्रैफिक की तरफ रुख करें तो आज छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त होगी, ताहम जम्मू नगरोटा को क्रॉस करने का कट ऑफ टाइमिंग सुबह 5 बजे से 11 बजे तक का रहेगा और जखीनी उधमपुर को कट ऑफ को क्रॉस करने का कट ऑफ टाइमिंग सुबह 6 बजे से 12 बजे तक का रहेगा। इसी तरह अगर हम माल बरदार गाड़ियों की बात करें तो दरमांदा फंसी माल बरदार गाड़ियों को जवाहर टनल क्रॉस करने के बाद ताज़ा गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। ताहम आप मज़ीद जानकारी श्रीनगर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ राबिता कायम करके ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपके पास उनके नंबरात नहीं हैं तो मैं ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर का नंबर आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो है 0194245002। एक बार फिर मैं नंबर बता देती हूँ, 0194245002। और साथ में हम बात करें मुगल रोड्स की, तो अगर मौसम और सड़क की सूरत हाल सही रही तो फ्रेश जो मेवाजात, ताज़ा मेवाजात और सब्जियों से भरी गाड़ियाँ जो है उनको शुपियाँ से पुंछ की तरफ चलने की इजाज़त होगी और उनके लिए कट ऑफ टाइम सुबह 11 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। ताहम मुखालिफ समत में किसी भी गाड़ी या पेडेस्ट्रियन मूवमेंट की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश कि जब भी आप घरों से निकले तो रखते सफ़र बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ राबिता कायम ज़रूर करें और कोविड SOPs को अमलन ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया नाजिया। महकमा मौसमियात की जानिब से मौसूला इतला और ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर से मौसूला इतला जो है आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। शहराओं के हवाले से और मौसम के हवाले से ज़िंदगी हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलती है, एक ही अंदाज से नहीं चलती है और यही हाल मौसमों का भी है। मौसम बदलते हैं और अगर हम वादिया कश्मीर के हवाले से बात करें, वादिया कश्मीर में ख़ास कर मौसम सरमा के दौरान लोगों को बड़ी दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हम सब ये जानते हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि मौसम सरमा के दौरान हमें माइनस टेम्परेचर में भी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है और मौसम सरमा के दौरान बिजली की आँख मिचोली एक आम सी बात है। बरकी रव की गैर मौजूदगी में गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तब शिद्दत से हमें एहसास होता है कि हम वहाँ रहते हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ की गैर मौजूदगी में
वाकई बहुत परेशानियां दुश्वार होती है। हैं। खैर ये तो हम सब जानते हैं ना, तो इस पर वाविला क्या करना। आम तौर पर हम देखते हैं जो ही हमें इस किस्म की किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम हथियार ही छोड़ देते हैं। भाई कश्मीर के रहने वाले हैं, ये सब आम सी बात है। हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, हमारे वालदैन हैं, वो भी ऐसे ही मौसम में रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी मौसम में ज़िंदगी गुजारी है। तो हमें भी चाहिए कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें इन चीज़ों के लिए, बिकॉज अदरवाइज़ अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, जहनी तौर मस्बत अंदाज से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वाकई परेशानियाँ बहुत सख्त लगती हैं, बहुत ख़तरनाक लगती हैं। और इसके बरक्स अगर हम जहनी तौर तैयार रहेंगे तो परेशानियाँ गुजर भी जाती हैं और पता भी नहीं चलता है। हम गुजारिश ज़रूर करेंगे जो कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के एहलकारान हैं, जो इस कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त होगी कि ये जो बिजली की आंख मिचौली का मामला है, ये जितना कम हो सके कम कर दें, क्योंकि लोगों को वाकई ज़रूरत पड़ती है, खासकर मौसम सरमा के दौरान बिजली की, क्योंकि जाहिर सी बात है घरों को गर्म रखना है, कमरों को गर्म रखना है। तभी हम मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रहेंगे, तभी हम अपने मामलात को सही तरीके से चला पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सार्फिन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस बात को समझें कि मौसम सरमा के दौरान जो पावर की डिमांड है वो बढ़ जाती है, अखराजात बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम पैदावार की बात करें वो तो महदूद है। तो इसमें हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करें, हम बिजली का उतना ही इस्तेमाल करें जितना जायज़ है, क्योंकि ये बात ढकी छुपी नहीं है। हम सब जानते हैं कि जितना हमने एग्रीमेंट कर रखा होता है हम उससे कई ज़्यादा बिजली चलाते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। आपसे दरख्वास्त यही कि नुन चाय चीन के पोज मगर गंट वादन हीटर्स पे या इंडक्शन हीटर्स पे अगर रवायती हीटर वे इंडक्शन हीटर हूँ इस्तेमाल सपदान, अगर इस्तवा गंट वादन पत ग्रकनावन खतर नुन चाय। मगर अस पे सोचन कोविड-19 युस जन वनकस कोविड-19 मज सन तम बुजुर्ग हजरात तम नफर यमन ऑक्सीजन कंसनट्रेटन हज जरूरत पेवान, शायद तिमन बिजली हज सारे खुद ज्यादा जरूरत, इन कथन कुछ तवज्जो करने ज़रूरत। खैर ये खबर इंतहाई दुख के साथ आप तक पहुँचा रहे हैं कि कश्मीरी ज़ुबान के मारूफ शायर, कलमकार, ड्रामा निगार सजूद सैलानी साहब न रहे, इन लाहे व इन इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने कल उन पर एक खुसूसी ताज़ियती प्रोग्राम टेलीकास्ट किया। कल रात को 8 बजे ये प्रोग्राम आपने देखा। और अगर हम सजूद सैलानी साहब की शख्सियत के हवाले से बात करें, उनके कारनामे बहुत सारे हैं, उनके ऐसे सैकड़ों ड्रामे हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए, सराहे, और वो एक मुसव्विर भी थे, एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी थे। खैर जो कल आपने ताज़ियती प्रोग्राम देखा रात को 8 बजे, उसी का मुख्तसर सा हिस्सा आज गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद मज़ीद बात होगी इस अजीम शख्सियत के हवाले से, और आज के मेहमान से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। सजूद सैलानी एक शायर, एक ड्रामा निगार, एक मुसव्विर, एक थिएटरिस्ट, एक फिल्म साज। इनकी शख्सियत का कौन सा पहलू है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? सजूद साहब का जो तख्लीकी सफ़र है वो तकरीबन निसफ सदी पे मुहित रहा है। जम्मू कश्मीर में जब एक अदबी तहरीक, एक सकाफ़ती तहरीक का आगाज़ तकरीबन निसफ सदी पहले हुआ, तो उसमें जो लोग हरावल दस्ते के लिए तौर पे सामने आए, उनमें नौजवानों में जनाब सजूद सैलानी मरहूम थे।
सजूद सैलानी ओस बहस ते कलमकार ते बहस ते आर्टिस्ट ते तो ड्रामाहस युस तिमो द्युत सह सारनी व्योद तो तिमो कोर स्टेज क्राफ्टस मज ते नवेर ओनुक कशरिस क्राफ्टस मज रेडियो ड्रामा तम सिंद बड़ मशहूर यम सात टीवी आम ओस अख तफरी ओस सिर्फ रेडियो ड्रामाओ निश जरिए लुकन ताम वातान तम सिंद कह ड्रामा यम मे वन चतस मसलन तंद कोर गाश तारुख रोपी रूद रात क्रील तो बिस्यार ड्रामा यथी ही तिम कार्टून ते बनावान अखबारन खतर तो तिमो द्युत लिटरेचरस वारिया के तनकीदी मजमून लेख शायरी हिंद रंग बल्कि शायरी खतर म्यूल तिमन साहित्य अकेडमी अवार्ड ते रेडियो ड्रामा खतर म्यूल तिमन ऑल इंडिया रेडियो अवार्ड अकेडमी तरफ अवार्ड अकि लट न बल्कि बिस्यार लट। सजूद सैलानी एक हमजहत शख्सियत का नाम है। आज वो हम में नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद करेंगी उसकी शायरी और उसके ड्रामे के लिहाज से। हमारे रेडियो में उर्दू ड्रामे का असली जो बानी है प्रेमनाथ परदेसी के बाद वो है अली मोहम्मद लोन। अली मोहम्मद लोन के बाद काफ़ी देर तक ये खला रहा कश्मीरी ड्रामा कौन लिखेगा, लेकिन सजूद सैलानी तब तक तैयार हुआ था और उसने कई कामयाब और बेहतरीन ड्रामे तहरीर किए थे। मुझे ये मौका मिला कि एक बार ड्रामा फेस्टिवल में मैंने उसका एक ड्रामा तंद कुर प्रोड्यूस किया जो नेशनल लेवल पर पॉपुलर हुआ और सारी ज़बानों में उसका तर्जमा किया गया। सजूद सैलानी मेरे ख़्याल में पहला ड्रामा निगार है जिसको उसके ड्रामों के मजमूए पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 या 1991 के बीच में। सजूद साहब बहसित मोल, सजूद साहब बहसित मेहनत कश, सह शोब जिंदगी ये सजूद साहबन अंतक मेहनत कर तुंद को ड्रामा अस्तन या तम क्या जल कि मे कर प्रोड्यूस या मे ड्रामा प्रोड्यूस सजूद साहबन कर कमाल नफर। सजूद सैलानी साहबन थिएटरस मज कचा कंट्रीब्यूशन सह पत अम सुंद तंद कोर रोपी रूद या अख सीरियस प्ले लिखन यथ नाव गाश तारुक। यह न सिर्फ लेखरी योत थिएटरस मज ये सेट त पाने बनावान मेकअप त करान इवन यथ हदस तान कि डायरेक्शन त हेकान दिथ। मे बासान कि दोयम सजूद साहब वथ कहीं। मुझे मौका मिला बहसियत अदाकार के इनके ड्रामों में काम करने का, तो मैं वाकई कायल होता रहा इनकी अज़मत का, फ़नी अज़मत का मुझे एहसास होता रहा दिन ब दिन कि ये वो शख्सियत हैं कि जिनमें सब कुछ समाया हुआ है आर्ट से रिलेटेड। अभी थिएटर के लिए लिखते लिखते इन्हें दुनिया का जो थिएटर है वो छोड़ना पड़ा। हमारे लिए बहुत ही नुकसान की बात है। इससे बड़ा नुकसान शायद इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता जो आज हमें इनके जाने से हुआ है। खासकर यम सात 1970 तो 1970 कत करान इस दौर सानि कशीर हुंद थिएटरस हवाले अख सुनहरी दौर रूदमुत तो यह दौर तो यह थिएटर कशीर हिंस तहरीक अत मकामस पे वातनावने खतर युस कलीदी रोल जनाब सजूद सैलानी सबन दुत। मे बासान तिहुंद कंट्रीब्यूशन तिहुंद युस तिमो तन पे खदमत कर कशरिस थिएटरस मुतलिक अमि तहरीक खतर सह रोज वारियन दहायन ताम याद तो अस रोजन तिमन वक्तन फवक्तन याद करान। उन्होंने थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न के लिए बहुत लिखा और बहुत अच्छा लिखा।
दूसरा पहलू उनका थिएटर वर्कर का था या थिएटर प्रैक्टिशनर कहें, बहुत डेडिकेटेड। वो जॉब तो करते थे लेकिन पता नहीं चलता था वो जॉब कब करते थे और थिएटर में कितना टाइम देते थे। उनका थिएटर के लिए लिखना, अच्छा वो पेंटर भी थे इसलिए थिएटर पे वो सेट भी डिज़ाइन किया करते थे, बैक स्टेज काम भी किया करते थे और संगम थिएटर के कर्ता धर्ता भी थे। उनके जाने से बहुत नुकसान हुआ है कश्मीर की राइटिंग फ्रेटर्निटी को और कश्मीर के थिएटर की दुनिया जो है छोटी मोटी उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तिमन दुहन दित अम थिएटरस मज अख कॉन्सेप्ट, अख लाइटिंग हुंद कॉन्सेप्ट, अथ मज करेक्टर वीरेंद्र राजदान मरहूम, सो सलमान अजहरी दाऊद सुंद रोल करान। ये वक्त तमिस डेथ गसान सह वनान या अल्लाह, अमी वक्त साइकि पे खसान अल्लाह इत लिखित बाज़ाब्त अल्लाह खसान। अस यह कित दोपन बह दिम कर अम बनो स्लाइड चोट, अम चोक ब्रोंजुक स्लाइड चोट इस जन लाइट तथ तम रोशनी बुथ तो यह करनो अम बाज़ाब्त पैन अत मज अत साइकस पे। यह गो युथ खूबसूरत इफेक्ट, सारी कोर आह आह है यह क्या इफेक्ट है, यह क्या, यह सुजूद सालानी हस्ती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, एक वही दीदावर आज हमसे छिन गया है। हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह मरहूम सजूद साहब को जन्नतुल फिरदौस अता करे और जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता करे। साहित्य अकादमी एजाज़ याफ्ता कलमकार सजूद सैलानी साहब 85 साल की उम्र में इस दर फ़ानी से रहलत कर गए। वो कुछ बरस से अलील थे, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का हर फर्द इनके ख़ानदान के साथ इस दुख में बराबर शामिल है और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में गरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले लोगों को ज़माना हमेशा याद करता है और ऐसे लोग कभी नहीं मरते हैं, ऐसे लोग हमेशा याद किए जाते हैं अपने काम की वजह से। वैसे नाज़िया, देखा जाए तो हर एक इंसान में कुछ सलाहियतें छिपी होती हैं, कुछ सलाहियतें पोशीदा होती हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि उन सलाहियतों को बरोए कार लाया जाए, उन सलाहियतों को निखारा जाए, संवारा जाए। और कुछ ये होता है कि हादसाती तौर या इत्फाकन कुछ लोगों की सलाहियतें आगे आ जाती हैं, बरोए कार खुद ब खुद वो लाई जाती हैं, या यूँ कहें कि इत्फाकन ऐसा हो जाता है कि उस शख्स का किसी शख्स से मिलना होता है, जो शख्स ये पहचान जाता है कि इस शख्स के अंदर ये चीज़ छिपी है, ये सलाहियत छिपी है, ये सलाहियत पोशीदा है, तो अगर इस सलाहियत को ये बरोए कार लाएगा तो इसका बड़ा नाम होगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जो उनके अंदर छिपी सलाहियतें होती हैं वो उनके साथ ही मर जाती हैं और उसका बड़ा अफसोस होता है। और इस सब में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं स्कूल। हमने देखा है ख़ासकर जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है, रिहायशी स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, वो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। हमने देखा है हमारे यहाँ भी वादिया कश्मीर में कई ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जहाँ पर करिकुलम कुछ इस हवाले से इस तरीके से तरतीब दिया जाता है कि जो बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शमूलियत है उसको यकीनी बनाया दिया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि क्या ये बच्चा अच्छा पेंटर बन सकता है, क्या ये बच्चा अच्छा शायर हो सकता है, क्या ये बच्चा अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, या इस बच्चे की किसी और चीज़ में रुचि है, दिलचस्पी है। और उसी अंदाज से फिर उस बच्चे को आगे वाली ज़िंदगी में अगरचे वो अगर चाहे तो उसमें वो अपना प्रोफेशन, अपना करियर भी बना सकता है, या अगर दिलचस्पी ना हो करियर बनाने की, प्रोफेशन बनाने की, लेकिन उस शौक़ को वो ज़िंदगी भर आगे ले सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पेशे से कुछ और होते हैं, लेकिन उनको उस पेशे की वजह से लोग नहीं जानते हैं, जो उनके अंदर कोई और खुदादाद सलाहियत होती है, उस सलाहियत की वजह से उनकी पहचान बन जाती है। तो इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, जब हम बोलते हैं कि जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में किस किस्म का सिलेबस होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई किस किस्म की होनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि इस बात पर भी ज़ोर दें, जब आप मोटी रकूमात अदा करते हैं फ़ीस के तौर पे प्राइवेट स्कूलों में, हम देखते हैं आजकल कई तलबा ज़ेर तालीम हैं और वालिदैन की ये कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर स्कूल में उनके बच्चे का दाखिला कराया जाए। तो जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं उनको आप अकाउंटेबल बनाएं, उनको आप ज़िम्मेदार बनाएं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी वो तवज्जो मरकूज़ करें, ताकि अगर आपके
बच्चे के अंदर कोई छिपी सलाहियत है वो बाहर आ जाए। और आज हम दरअसल बात करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्कूल्स के हवाले से ही। आपने JNVs के नाम से सुना होगा, JNVs का अपना एक रोल है बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। आज हमने JNV कुपवाड़ा के हमारे एक नाजिम हमारे साथ प्रोग्राम में JNV कुपवाड़ा के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं अजय कुमार जी। इनके साथ आपकी मुलाकात भी कराएंगे, इनकी ज़ात के हवाले से भी कुछ बातें होंगी और JNV कुपवाड़ा के हवाले से भी बहुत सारी बातें होंगी कि एडमिशन प्रोसेस किस तरह का है, कब एडमिशन होता है, बच्चों के लिए किस किस्म की सहूलियात है, किस किस्म की पढ़ाई है। और जिस बात की तरफ हम पहले ही अर्ज़ कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट को किस तरह यकीनी बनाया जाता है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी, आप तशरीफ़ आवर हुए। गर्मा गर्म नमकीन चाय आपके सामने हैं और ये टिपिकल कश्मीरी रोटी जो हमारे यहाँ के नानवाई बनाते हैं। मॉर्निंग में बड़ी भीड़ होती है नानवाइयों की दुकानों के बाहर इस रोटी को लेने के लिए जी। ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है। आगाज़ में आपकी ज़ात के हवाले से जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एक सेट फॉर्मेट है। सबसे पहले हम अपने मेहमान की ज़ात के हवाले से जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ किस जगह से है, उनकी अपनी पढ़ाई, तरबियत, तालीम वगैरह किस तरह उन्होंने हासिल की है। जी, मैं बेसिकली राजस्थान से, भरतपुर से हूँ। वर्ल्ड सेंचुरी का आपने नाम सुना होगा, तो वो मेरी सिटी है। राइट, बिल्कुल वहाँ मेरी एजुकेशन हुई शुरू से लेके, प्राइमरी स्कूल से लेके MSc तक मैंने वहीं एजुकेशन की। तो सिटी अच्छा है, छोटा सा सिटी है, एजुकेशन भी ठीक रही। लेकिन हम आज के दौर में कंपेयर करें तो हमारी एजुकेशन और हमारे जो JNVs रोल प्ले कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस रहा। अच्छा, हम ये कमी महसूस करते थे कि हम ऐसे स्कूलों में पढ़े होते तो हमें कुछ और ज़्यादा मिलता। जब उस ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना आज दिया जा रहा है, जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि जब बच्चा समाज में जाता है तो उसके पास पूरा टैलेंट होना चाहिए, सारे गुण होने चाहिए कि वो कैसे करता है, क्या नहीं करता है। वो एक हॉस्टल लाइफ में, रेजिडेंशियल लाइफ में जब बच्चे रहते हैं तो वो आपस में लड़ते भी हैं, वो हारना भी सीखते हैं और जीतना भी सीखते हैं। जिंदगी में हारना भी उतना ही जरूरी है जितना जीतना। बहुत बहुत सही कहा। क्योंकि इससे मेंटल जो डिप्रेशन है, सुसाइडल केस हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं जब वो बच्चा हारना सीख जाता है, उसको एक्सेप्ट करना सीख जाता है। एक बोर्डिंग स्कूल की बात करें और एक बोर्डिंग स्कूल की बात करें और एक डे स्कॉलर की बात करें, दोनों में बेसिकली एक यही डिफरेंस हो जाता है। बच्चा जब जाएगा आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में आएगा, बोर्डिंग स्कूल में, तो वो शुरू से लेके अपने जो भी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स से लेके सारा काम उसको खुद करना पड़ता है। तो फिर वो जान जाता है कि लाइफ कैसे जी जाती है, कैसे मुझे अपने ताकतवर बच्चे से कैसे बात करनी है, कैसे अपने छोटे से बात करनी है, कैसे अपने बराबर वालों से बात करनी है, कैसे मुझे रहना है। तो उसका बिहेवियर भी, उसकी पर्सनैलिटी भी वहाँ से निखर के आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजय कुमार जी। हकीकत यही है कि एक इंसान में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है और कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल्स में, रेजिडेंशियल स्कूल्स में डिसिप्लिन का फैक्टर वहाँ के तलबा में पाया जाता है और इसकी ज़रूरत पड़ती है पूरी ज़िंदगी में, बिकॉज़ वहाँ पर आप बच्चों को पंक्चुअलिटी सिखाते हैं। वहाँ पर एक घर में तो खैर वालिदैन के पास होते हैं, कभी कभार लाड़ प्यार के चलते हैं, आप देर से जागते हैं, देर से सोते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेट टाइम होता है सोने का भी, जागने का भी। आपको अपने कपड़े खुद धोने हैं, खाने के लिए एक मुकर्ररा वक्त है। तो इससे कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन आ जाता है एक तालिब इल्म में और उसके बाद वही डिसिप्लिन तालिब इल्म कल का डिसिप्लिन शहरी बनता है। आपने राजस्थान का जिक्र किया, बहुत ही खूबसूरत जगह, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमें अपनी इस जन्मभूमि के बारे में बता दें कि उस इलाके, क्योंकि कश्मीर के बारे में आप जानते, पिछले 3 साल से आप यहाँ हैं, कि यहाँ की क्या खूबियाँ हैं, खुसूसियात हैं, यहाँ की तहजीब तमद्दुन, वहाँ के तहजीब तमद्दुन, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उसकी अपनी खूबियाँ और खुसूसियात होंगी। हम चाहेंगे क्या बताएं हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, मैं कंपेयर करूंगा कश्मीर से। कश्मीर बिल्कुल ठंडा इलाका है, वो राजस्थान गर्म बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। वहाँ की रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग है। यहाँ गर्म खाना पसंद करते हैं, वहाँ ठंडा खाना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मजोशी उतनी ही है जितनी कि यहाँ रहेगी। जब आप जाओगे तो आपका स्वागत वैसे ही गर्मजोशी से करेंगे जैसे कश्मीर के लोग करते हैं। हमारे राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो खान पान की बात करते हैं तो एक छाछ होती है, जो ठंडी होती है, जो कर्ड होता है ना, कर्ड को अगर उसको घुमाएं तो वो छाछ बनती है, वो बहुत ठंडा देती है। जैसे आपके यहाँ नॉन चाय प्रसिद्ध है, वैसे ही वो छाछ हमें प्रसिद्ध है। तो खान पान में ये फेमस चीज़ रही है वहाँ की।
जयपुर की आपने नाम सुना होगा, जयपुर में हिस्टोरिकल सिटी रही है, हवा महल वहाँ है, जंतर मंतर है जी, अल्बर्ट हॉल है, जी जी जी, बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं। और जोधपुर और जैसलमेर के किलों के लिए फेमस है, उदयपुर की नगरी है। माउंट आबू भी वहाँ एक छोटी सी जगह है जो आप उसको कंपेयर कर सकते हो हिल स्टेशन से। अच्छा, जो उदयपुर में है, सिरोही के पास में है, वो बिल्कुल वैसे ही है। लगभग 1000 मीटर की उसकी हाइट है, 1000 फीट हाइट है। तो वहाँ आप कर सकते हैं बात, देख सकते हैं। राजस्थान प्रसिद्ध है उसके अपने म्यूजिक के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, म्यूजिक उसका अच्छा है, जयपुर घराना है, म्यूजिक है, अपनी कला है। और उसकी जयपुर एक प्रिंट होती है, हाँ, जो चादर वगैरह में आती है, वो भी फेमस है, मकबूल है, सही कह रहे हैं, वो भी फेमस रही है, अच्छी रही है जी। और बताएं आप। चलिए बहुत अच्छा। एक शेर मुझे याद आ रहा है, चकबस्त का शेर है। चकबस्त एक बहुत ही अजीम शायर गुजरे हैं। उन्होंने कश्मीर की मेहमान नवाजी के हवाले से कहा है कि ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है, बहुत मकबूल है, अपने आप में एक खूबी और ख़ुसूसियत है कश्मीरी लोगों की कि हमारे घर जब कोई भी आता है तो हम बहुत खिलाते हैं। खिलाने के मामले में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। कभी कभार ऐसे मामला भी आते हैं कि वो लोग जिन्हें नहीं पता हमारी मेहमान नवाजी के बारे में, वो घबरा जाते हैं कि इतना ठूस ठूस के आप क्यों खिलाते हैं, क्या इरादा है। तो आप बताइएगा कि मेहमान नवाजी के हवाले से, कश्मीरी लोगों के साथ रहने बैठने उठने के हवाले से आपके क्या ज़ाती तजुर्बात रहे, क्योंकि 3 साल से अब माशाल्लाह आप यहाँ पर हैं। बिल्कुल, कश्मीरी लोग बहुत अच्छे, उनकी भाषा, बोली और मेहमानबाजी बहुत अच्छी रही है। सबसे खासियत मैंने कश्मीरी लोगों की देखी, कोई अनजान सड़क पे भी चलता है तो उसको भी वो अपने घर में जगह दे देंगे। सही कह रहे हैं। कभी रास्ते में कभी आप फंस जाओ और आप नहीं जानते हो किसी को भी कहाँ है, तो आप किसी का दरवाजा भी खटखटाओगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आप अनजान हो, मैं आपको नहीं रुकाऊंगा। क्या बात है। वो वहाँ बैठाएगा, आपको खाना भी खिलाएगा और बड़े प्यार से मिलेगा। तो ये कश्मीरी लोगों की मैंने ये बिल्कुल खासियत देखी जी। मीठा बोलना, मीठी आवाज़ और बड़े दिल खोल के बात करते हैं, बैठते हैं और मेहमानबाजी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी। ये वो बातें हैं जो बातें हमने अपने असलाफ़ों से, अपने बुज़ुर्गों से सीखी हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को कायम दायम रखें, इसकी हिफाजत करें, क्योंकि कश्मीरियत का असल रूप यही है, कश्मीरियत की असली खूबी और असली खुसूसियत यही है। जी नाज़िया। जी बिल्कुल। खैर ये तो रही बात, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कश्मीर में। अगर हम JNVs की तरफ रुख करें, जवाहिर नवोदया विद्यालय, इन विद्यालय का क्या मिशन है, ख़ास तौर पर जब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम के अंडर ये आते हैं, इनको जब बनाया ही गया है तो एक खास मिशन के लिए, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स रूरल एरियाज, उस पर थोड़ा सी वजाहत करें ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि ये JNVs के कायम होने का मेन मकसद क्या है। जी बिल्कुल, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उनका एक ड्रीम था कि हम अपने गांव के बच्चे, रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को वो एजुकेशन दें जो शहर के बच्चे लेते हैं। अच्छा। शहरों में फैसिलिटीज़ रहती हैं, गुड प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, पेरेंट्स भी अवेयर होते हैं। जबकि हम बात करें ग्रामीण परिवेश की तो वहाँ फैसिलिटी तो है ही नहीं और पेरेंट्स भी जागरूक नहीं है। उनको पता ही नहीं है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे को क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, बच्चे की तालीमी ज़रूरियात क्या उसकी ज़रूरत क्या है, उनको ये पता ही नहीं है करना क्या है। सही कह रहे हैं। तो बेसिकली उनका ये सपना था कि क्यों ना हम भारत में, पूरे इंडिया में एक ऐसे स्कूल बनाएं जो शहर के बच्चों से, ग्रामीण बच्चों से कम्पीट कर सके। अच्छा। जिसमें कोई गरीबी अमीरी नहीं रहे, सोशल कोई वो डिफरेंस नहीं रहे, कोई भी आए पढ़े, टैलेंट हो उसमें, बेसिकली रूरल से हो, तो उसके लिए एक सपना देखा था। एक तो उनका सपना ये था कि एजुकेशन हो वो गुड हो, मॉडर्न क्वालिटी की लेवल की हो। राइट। JNVs हो वो ब्रांड इक्विटी बने सोसाइटी में ताकि वो उसमें कर सकें। तीसरा उसका इम्पोर्टेंट था नेशनल इंटीग्रेशन रहे। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ कश्मीर में ही रहें या उनका राजस्थान से कोई ताल्लुक़ नहीं हो या महाराष्ट्र से नहीं हो। तो उसके लिए भी हमने रोल प्ले किया है कि कुछ हम माइग्रेट करते हैं बच्चे हिंदी स्पीकिंग एरिया टू नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया, ताकि कल्चर मिक्सअप हो सके जी,
ताकि वो सीख सकें कि बच्चे, मैं जब वहाँ पढ़ता था तो वो कल्चर था, यहाँ वो कल्चर था, तो एक किस किस्म का था, वहाँ की कैसे था, जी। तो उनके नेशनल इंटीग्रेशन रहे। Right. क्योंकि भारत में क्या है कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, लेकिन फिर भी ये एक है। सही है। तो इसकी जो डाइवर्सिटी है वो बनी रहे, तो ब्रांड इक्विटी रहे, डाइवर्सिटी रहे, इसकी नेशनल इंटीग्रेशन रहे, और गुड मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन रहे उसकी, ताकि वो कोप अप कर सके सोसाइटी के साथ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही कहा आपने। अजय कुमार जी, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे और भी बहुत कुछ जानना है। इस स्कूल में दाखिले के हवाले से किस किस्म का क्राइटेरिया है उस पर बात करेंगे, और इनटेक कैपेसिटी कितनी है, अगर हम JNV कुपवाड़ा की बात करें तो उस पर भी आएंगे, और बच्चों की तालीमी ज़रूरियात किस तरह पूरी होती हैं, और उसके बाद वो सवाल जिस हवाले से पहले ही हमने इशारा कर दिया है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह यकीनी बना रहे हैं आप, उस पर आएंगे ज़रूर। आप नमकीन चाय नोश फरमाएं, हमें रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। कोविड-19 के हवाले से आया चाहता एक पैगाम, ये देखें, और देखना ही काफ़ी नहीं है, इस पर अमल पैरा होना भी बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। खुशामदीद आपका एक बार फिर आपके मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। आप देख रहे थे कोविड से जुड़ा पैगाम, और साथ ही में इसके साथ ही हम आप तक पहुंचाते हैं पिछले 24 घंटों में ताज़ा नए मुस्बत केसेस जो JNK UT में रिपोर्ट हुए हैं। दैट इज़ 572, जिसमें 381 कश्मीर से जुड़े हुए केस रिपोर्ट हुए हैं, और 191 जम्मू रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम रिकवर्ड और जो डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से उन पेशेंट्स की बात करें तो उनका नंबर है 568, यानी कि रिकवरी रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी है। लेकिन 7 लोगों की अमवात भी हो चुकी है, जिसमें 4 लोग कश्मीर से और 3 लोग जम्मू रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो थी कोविड से जुड़े अपडेट्स। उम्मीद यही कि आप सब अपना सेहत का ख्याल रखेंगे और कोविड SOPs को ज़रूर अमल करेंगे। तो प्रोग्राम में इस वक्त पहुंचाते हैं पहले आप तक अखबारात की सुर्खियां, और उसके बाद मजीद करेंगे बात अपने मेहमान से। जी नाज़रीन, हमारे साथ है आज के प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से अजय कुमार जी, जो प्रिंसिपल हैं JNV कुपवाड़ा के। इनके साथ मजीद बात होगी। अखबारात की सुर्खियों का एहतमाम है, इनका आप इंतज़ार भी करते हैं। आगाज़ करेंगे एक मकामी उर्दू रोज़नामे की 2 सुर्खियों से। पहली सुर्खी सुनिएगा, ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात का तीसरा मरहला, पीपल्स अलायंस का निशस्तों की तकसीम का ऐलान। PDP को 8, NC को 6, PC को 1 और ANC को 1 निशस्त मिली। दूसरी सुर्खी सुनिएगा इस अखबार की, मसले कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, सलामती कौंसिल करारदादें और 2 तरफ़ा मुआहदे हल का ज़रिया। हिंदो पाक के माबेन हम आहंगी बाहमी इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी। इसकी तीसरी सुर्खी भी लेना चाहेंगे। इस अखबार की अहम सुर्खी है, 11वीं इम्तहानात मुतल्लिका स्कूलों में होंगे, बोर्ड हुकाम ने ऐलान किया। कवायद व ज़वाबित के लिए भी किया खाका पेश। जी नाज़िया जी, मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा है और उससे जुड़ी ये खबर आप तक पहुँचाएंगे। High Court halts construction of multi-story building on Jhelum Bank near Rajbagh। जी, मकामी उर्दू रोज़नामे की 2 सुर्खियाँ नाज़रीन आप तक पहुँचा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत 20,000 कनाल अराजी पर मुश्तमिल लैंड बैंक स्टेट लैंड की महकमा इंडस्ट्रीज़ एंड कामर्स को मुंतकली। दूसरी सुर्खी, वादी में बर्फ़ हटाने के लिए मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस एक्शन प्लान मुरतब। LG के मुशीर ने आला सतही इजलास में सरमाई तैयारियों का लिया जायजा। जी, मेरे पास है उर्दू रोज़नामा और उससे जुड़ी 2 खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग करार दिया। कहा इसमें शामिल लीडर कौमी तिरंगे की तौहीन कर चुके, उनकी नापाक हरकतें नाकाबिल बर्दाश्त। और इसी अखबार से एक और सुर्खी,
अमित शाह के रिमार्क्स पर गुपकार अलायंस का सख्त रद्द-ए-अमल। जी, अंग्रेजी अखबार की सुर्खियां सुनिएगा। श्रीनगर कारगिल हाईवे लाइकली टू ओपन टुडे। दूसरी सुर्खी, मुगल रोड ओपन्स फॉर वन वे ट्रैफिक, ओनली हैवी व्हीकल्स अलाउड टू प्ले फ्रॉम पुंछ। जी, मेरे पास है उर्दू रोजनामा और उससे जुड़ी 3 खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अवामी शिकायत का निपटारा, श्रीनगर में मुतैद वफूद मुशीर बसीर खान से मुलाकी। एक और खबर, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम, शालीमार में मज़ाहमत का सामना, लावड़ा मुलाजिम जख्मी। और आखिरी खबर इसी अखबार से, सैयदा कदिल में शादी से 1 रोज़ कबल खातून की मौत का वाकया, जिला इंतजामिया की जानिब से कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करने की इजाज़त। जी, उर्दू अखबार की सुर्खी, रवां बरस के अवाखिर में बजट इजलास मौखर करने का इम्कान, माहिरीन ने वायरस फैलाव के पेश नज़र दिया मशवरा। जी, मेरे पास आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है। 180 गवर्नमेंट स्कूल्स बीइंग मॉडर्नाइज्ड एज स्मार्ट स्कूल्स इन श्रीनगर, एम इज टू ब्रिंग पब्लिक स्कूल्स एट पार विद प्राइवेट स्कूल्स, डीसी। मेरे पास आखिरी अखबार बचा है ये। आप जानते हैं कि वादी के मारूफ कलमकार, शायर, ड्रामा निगार सजूद सैलानी साहब नहीं रहे। उन्हीं के हवाले से खबर आई है इस अंग्रेज़ी अखबार में, बल्कि आज के बेशतर अखबारात में उनकी वफ़ात के हवाले से खबरें शाया हुई हैं। सजूद सैलानी नो मोर, हिज प्लेस विल गो ऑन, काउंटेड अमंग द लीजेंडरी ड्रामा राइटर्स ऑफ कश्मीर। और सजूद सैलानी साहब के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में भी एक मुख्तसर सी फिल्म हमने आपकी खिदमत में पेश की। सजूद सैलानी साहब के साथ आज से लगभग 1.5 साल कबल एक मुलाकात का एहतमाम किया था दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने, और इस मुलाकात की सीरीज़ का नाम कदावर था। और आप जानते हैं कि कदावर सीरीज़ के तहत कई शख्सियात से मुलाकातें हम कराते थे आपकी, और ये जो मुलाकात है आज इसका रिपीट टेलीकास्ट आप देख पाएंगे और रात को 9 बजे DD कशिर पर। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल आज भी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। एक मेहमान शख्सियत से हमारे साथ हैं अजय कुमार जी, जो प्रिंसिपल हैं JNV कुपवाड़ा के। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात एक रिहायशी स्कूल है, तो वालिदैन के कुछ खदशात भी होते हैं बच्चों को लेकर कि पता नहीं वहाँ पर ठीक से खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, वहाँ पर कैसे रहेंगे, क्योंकि घर में बड़े लाड प्यार से खासकर आज के दौर में बच्चों को वालिदैन चाहते हैं कि पालें, उनकी परवरिश करें। तो ये बताइएगा कि जब कोई भी वालिद या कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को आपके इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं पढ़ने के लिए, जो उनके खदशात होते हैं, उन खदशात को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ किया जाता है? किस तरह आप बच्चे की रिहाइश का इंतज़ाम रखते हैं? पढ़ाई का तो खैर जाहिर सी बात है अच्छा खासा इंतज़ाम होगा, लेकिन बच्चा सही से रह पाए, हीट उसमें सर्दियों के दौरान हीटिंग के अरेंजमेंट्स हैं, गर्मियों के दौरान ठंड के अरेंजमेंट्स, खाने पीने के हवाले से अच्छे इंतजाम। तो किस तरह आप वालिदैन को पहले मुतमईन करते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास, योर चाइल्ड इज़ इन द सेफेस्ट हैंड्स? न सिर्फ वालिदैन अज़हर, बल्कि बच्चे को भी किस तरह आप माइल करते हैं कि वो घर की अटैचमेंट से ज़्यादा स्कूल की तरफ? जी 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फरमाया कि सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे पेरेंट्स के दिमाग में, और बच्चों को भी रहे कि वो एक होम सिकनेस को छोड़ के चला जाए और वो हमारे यहाँ रहे जी। तो जब बच्चा आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं पहले। वेलकम में उसके लिए टॉफ़ी चॉकलेट जो भी है वो करते हैं, उसको ज्योमेट्री बॉक्स है, यूनिफॉर्म्स है वो देते हैं, तो बच्चे को लगता है कि यहाँ कुछ है। उसको प्लेग्राउंड्स मिलता है, उसको प्लेग्राउंड्स के लिए खेलने के लिए जो भी चीज़ें हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो वो पसंद करता है वो उसको मिलता है, तो उसको लगता है कि ये अच्छा है। खाने पीने की आप बात करते हैं तो हम एक मीटिंग करते हैं बच्चों के साथ ही, और बच्चे ही खुद ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खाना है, जैसे मेन्यू उनका क्या रहेगा, वीक में क्या होता है क्या नहीं है, जो उनकी पसंद है, जो उनका लोकल टच है, उसी हिसाब से उनका वो खाना बनता है, और वो खुद डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड नहीं करते या एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड नहीं करता कि उन्हें क्या खाना है, बच्चे खुद डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चों की खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे मैथ्स में अगर काम करना है तो मैथ्स कैप्टन होगा, अच्छा। अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स कैप्टन होगा। ईच एक्टिविटी में कैप्टन्स होते हैं, और हम बच्चों को हाउस में रखते हैं तो उनके हाउस वाइज कैप्टन्स भी होते हैं। लीडरशिप उनकी क्वालिटी वहाँ से ही होती है। तो मैथ्स कैप्टन है तो मैथ्स कैप्टन का मेनू बनाएगा, उसके साथ उनके क्लासेस के स्टूडेंट्स होंगे, फ्रॉम 6 क्लास से होंगे तो 6 क्लास से अप टू 12th क्लास होंगे, जिसमें गर्ल्स भी होंगे और बॉयज़ भी होंगे।
तो 7 जैसे बॉयज़ हो गए, 7 गर्ल्स हो गए, एक कैप्टन्स हो गए, उनके टीचर्स हो गए, तो ये डिसाइड करते हैं मिलके कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है। और उसमें हम खास बात रखेंगे न्यूट्रिशंस की भी। तो इसके लिए हमारे यहाँ स्टाफ नर्स एक पोस्ट होती है जो ये बताती है कि इसमें इतना न्यूट्रिशंस है, इतना नहीं है, ताकि बच्चे ठीक रहें, उनको न्यूट्रिशन वाला फूड भी मिले और उनका टेस्ट भी उनमें बना रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम JNV कुपवाड़ा की बात करें, क्या इंटेक कैपेसिटी है और इस वक्त कितना रोल है इस स्कूल का? और ये भी बताइएगा इसके साथ ही कि जो एडमिशन है किस जमात से होता है, किस क्लास से होता है इस स्कूल में? जी बिल्कुल, इंटेक कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 300 है और 300 ही हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स हैं। ओके ओके। आप बात कर रहे हैं एडमिशन्स की, तो हम एडमिशन्स लेते हैं 6 क्लास में। बेसिकली 6 क्लास में ही एडमिशन होता है। देयर आर 40 सीट्स और 40 सीट्स पे हम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दिस एंट्रेंस टेस्ट इज एक्चुअली कंडक्टेड बाय CBSE एंड सिलेक्शन इज डन बाय डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम है ये नेशनल सतह पर, कौमी सतह पर होता है, नेशनल लेवल इम्तिहान है ये। बिल्कुल। और इसमें क्या करिकुलम रहता है एग्जाम का? एग्जाम के करिकुलम की बात करें तो इसमें 3 मेजर्स एरिया रहेंगे। एक रहेगी आपकी मेंटल एबिलिटी, अच्छा, दूसरा रहेगा आपका मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक स्पेशली, और तीसरा रहेगा लैंग्वेज, जो बच्चा खुद चूज करता है, उसको हिंदी चाहिए, उर्दू चाहिए, इंग्लिश चाहिए, व्हाटएवर बी द लैंग्वेज ऑफ हिज चॉइस और हर चॉइस। ओके, लैंग्वेज ऑफ हर चॉइस। ये 2 आवर्स का टेस्ट होता है। इसमें मेंटल एबिलिटीज में नॉन वर्बल्स आएंगे और उसका वेटेज ज़्यादा रहता है 50%। हाँ। और 25% फॉर मैथमेटिक्स, 25% फॉर लैंग्वेज। राइट। ये किस क्लास के लिए? ये फॉर 6 क्लास के लिए होता है। 40 सीट्स के लिए हम रहते हैं। इसमें बेसिकली 75% सीट्स हैं वो रूरल एरियाज़ के लिए रिजर्व्ड हैं और 25% हैं वो अर्बन के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी की जो रिजर्वेशन कैटेगरीज होती हैं वो फुलफिल होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती हैं। 50% जनरल, बाकी का 7.5% ST, 15% SC, 27% फॉर OBC, वो सारा इसमें फुलफिल रहता है। ओके ओके जी। इसके अलावा भी इसमें क्या होता है, गर्ल्स के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हैं। अच्छा। तो गर्ल्स के लिए भी रहेंगी 33% गर्ल्स के लिए, 67% फॉर बॉयज़ के लिए। अच्छा, राइट। ये कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन है। 6 to 8 हम कोई भी फीस नहीं लेते किसी भी बच्चे से। ओके। गर्ल्स अप टू 12th क्लास बिल्कुल फ्री हैं। ओनली हम 9 ऑनवर्ड्स फीस लेते हैं जनरल कैटेगरीज बॉयज़ से। अच्छा। अगर BPL है, वो SC है, ST है, कोई भी कैटेगरी है, तो हम कोई फीस उसमें से नहीं लेते हैं। अच्छा, नहीं लिया जाता। अच्छा, ये बताइएगा हमें, जिस तरह आप कह रहे हैं, बॉयज़ के लिए क्या फी रहता है? 600 रुपी पर मंथ बस ओनली। अच्छा, अजय कुमार जी, अगर हम बात करें JNV कुपवाड़ा की, चूँकि दूसरे अजला में भी JNVs हैं, तो जब एडमिशन की बात आती है, क्या एक मखसूस ज़िले के तलबा ही उस ज़िले के JNV में दाखिला ले सकते हैं या दाखिले के लिए फॉर्म जमा करा सकते हैं, या दूसरे अजला के तलबा भी अगर चाहें तो करा सकते हैं? इज इट लाइक दैट? जी, बेसिकली हम डिसाइड करते हैं JNV कौन से स्कूल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट का बच्चा स्टडी करेगा। ये डिसाइड होता है कि वो बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा। वो उसका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि JNV कुपवाड़ा में पढ़ने वाला बच्चा अगर श्रीनगर के स्कूल में उसका दाखिला है, हाँ। और रहने वाला वो कुपवाड़ा का है, हाँ। तो कुपवाड़ा में उसका एडमिशन नहीं होगा, फिर वो JNV श्रीनगर में ही होगा। तो स्कूल डिसाइड करता है उसका जो स्कूल है कि वो कौन सा है, कहाँ है। अजय कुमार जी, अभी हाल ही में चल रहे हैं एडमिशन्स, तो एडमिशन्स के हवाले हमारे नाजरीन को ये प्रोसेस एक्सप्लेन करें कि वो किस तरह आपके स्कूल में फॉर्म्स जमा करा सकते हैं, या इसके रिगार्डिंग और कुछ क्या फॉर्मेलिटीज़ है, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, इस बारे में हमारे नाज़रीन को तफसीलात दें। मतलब आपने बहुत अच्छा पूछा ये बात। ये पब्लिक को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को भी पता रहना चाहिए कि उसके एडमिशन्स कब हो रहे हैं। जी। तो इस समय क्या है, 6 क्लास के लिए एडमिशन्स और 9th क्लास के एडमिशन्स दोनों के लिए फॉर्म खुले हुए हैं और वो एडमिशन्स ले सकते हैं। लास्ट डेट उनकी 15 दिसंबर है। आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन में हमारी वेबसाइट है nvshq.gov.in। NVS नवोदय विद्यालय समिति, NVS, HQ मीन्स हेडक्वार्टर, nvshq.gov.in। आप जब इस पे जाएंगे, लिंक करेंगे, तो आपके पास होम पेज ही खुलेगा, उसमें यही आएगा सीधा एडमिशन, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 एंड क्लिक हियर
टू एडमिशन फॉर क्लास 9th क्लास। तो आप कहीं जाएंगे तो उस पर आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक सिंपल फॉर्म डाउनलोड होगा और बच्चे का आपको फ़ोटो चाहिए, एक बच्चे का साइन चाहिए, पेरेंट्स का साइन चाहिए। ये सारे की सारे आपको अपलोड करने हैं और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द मदर, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है, किस्म की इन्फॉर्मेशन है वो ही आपको भरनी है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप JNV कुपवाड़ा में आ सकते हैं, वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं और वहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। हेल्प डेस्क अवेलेबल है? हेल्प डेस्क भी अवेलेबल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आप एक बार एंट्रेंस टेस्ट कराइए, बच्चे का देखें कैसा टेस्ट है कैसा, तो बिल्कुल ये सही रहता है। मैं अपील भी करता हूँ कि आप सभी पेरेंट्स से जो देख रहे हैं आपका ये गुड मॉर्निंग JK प्रोग्राम, तो बच्चों का कम से कम टेस्ट दें, एडमिशन कराएं और देखें कि फ्यूचर क्या होता है। एंट्रेंस टेस्ट कब रहेगा, क्या डेट है? 6th क्लास के लिए एडमिशन टेस्ट रहेगा 10th अप्रैल और 9th क्लास के लिए रहेगा 13th फरवरी 2021। तो इन्हीं 2 क्लासेस के लिए एडमिशंस होते हैं JNVs में, 6th के लिए और 9th के लिए। 11th के लिए भी हम करते हैं लेकिन वो मेरिट बेस्ड होता है, उसके लिए टेस्ट नहीं करते हम। ओके। और 6th और 9th के लिए क्या ये करिकुलम एंट्रेंस का सेम रहता है कि डिफरेंट है? थोड़ा सा डिफरेंट है। 6th क्लास के लिए मैंने अभी बताया मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज थी। वेयर एज फॉर 9th क्लास के लिए हम 8th स्टैंडर्ड्स की आपकी लैंग्वेज लेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश और साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये बताइएगा कि जब ऐड हो जाता है, जब एंट्रेंस टेस्ट आप कंडक्ट कराते हैं नेशनल लेवल पे, चूँकि ये एंट्रेंस कंडक्ट किया जाता है, तो क्या उससे कबल ये पॉसिबल रहता है कि बच्चों को इम्तिहान का सिलेबस बताया जाए, मुश्तहर किया जाए, पब्लिसाइज किया जाए, या जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उस हवाले से, ताकि बच्चे को एक आइडिया मिले, बेसिक आइडिया कि किस किस्म का ये इम्तिहान होता है एंड हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर सच एग्जाम? हमारी जो वेबसाइट है मैंने जिसका अभी जिक्र किया, उस पे प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल है। अच्छा। और उस पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है फॉर बोथ ऑफ द क्लासेस 6th एंड 9th। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मार्केट में भी बुक्स अवेलेबल है फॉर सिलेक्शन टेस्ट के लिए, 6th के लिए भी और 9th के लिए भी। राइट। अच्छा, अभी तक के क्या आपके तजुर्बात रहे हैं, चूँकि 3 साल से अब आप कश्मीर में भी हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं ऐसे रिहायशी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला कराने के हवाले से? क्योंकि एक कंसेप्ट है कश्मीरी तलबा को लेकर, कश्मीरी नौजवान को लेकर, कि हमें होम सिकनेस है, हमें अच्छा लगता है अपने वालिदैन के साथ ही रहना, और जब वालिदैन से दूर रहने की बात आती है तो वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं। तो बताइएगा कि क्या तजुर्बात रहे हैं आपके अभी तक? जी बिल्कुल, शुरू में जब बच्चा आता है और वालिदैन भी आते हैं तो शुरू में थोड़ा उनको झिझक होती है कि हमारा बच्चा कैसा रहेगा, क्या महसूस करेगा, या रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो घर में जो माहौल होता है वो हॉस्टल में माहौल थोड़ा मुख्तलिफ जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन एक बार जब बच्चा जम जाता है, रहने लग जाता है, तो फिर उसको अच्छा लगता है, फिर वो घर जाना ही नहीं चाहता। अच्छा। तो कई बार ऐसी बातें आती हैं कि वो आप क्यों नहीं जा रहे, कि नहीं मुझे यहीं है, मेरे अपने दोस्तों के साथ रहना है, मुझे यहीं खेलना है, खाना है, तो वो फैसिलिटी रहती हैं उसमें। तो उस पर फिर वालिदैन की शिकायत रहती होगी अपने बच्चों से कि अब आप वहीं के होके रह गए। बिल्कुल। ये बताइएगा अजय कुमार जी, आगाज़ में जब हम आपका तारुफ दे रहे थे, बात चली थी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से। आजकल का दौर बहुत ही कंपटीशन का दौर है, इसमें हर कोई चाहता है कि उसका जो बच्चा है बेहतर से बेहतर करे ज़िंदगी के हर शोबे में। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चे के अंदर छिपी सलाहियतों को बरोएकार लाने के साथ साथ उसमें एक निखार लाने के हवाले से क्या कोई प्रोविजन रहता है JNVs में? क्योंकि JNVs के हवाले से, बोर्डिंग स्कूल्स के हवाले से कहा जाता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है, ताकि बच्चे के अंदर अगर कोई छिपी सलाहियत है वो उसको बाहर लाया जाए और उसको एक डायरेक्शन दी जाए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि कौन बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये कोई नहीं जानता। उसका डायग्नोसिस करना कि इसकी टैलेंट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो हम इसमें डिफरेंट वेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा। हाउस वाइज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पेंटिंग कंपटीशन भी है, ऐशे कंपटीशन भी है, ड्रामा भी है, सारे ये कंपटीशंस होते हैं। तब हम देखते हैं बच्चे की रुख किधर की तरफ है, उसका इंटरेस्ट किसकी तरफ है। तो जब हम एक बार डायग्नोसिस कर लेते हैं नहीं ये बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं, एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं है जितना ये पेंटिंग में है, तो जब ये डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर हम उसको वहाँ से निखारते हैं। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि कैसे बच्चा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इंटरेस्ट उसका कितना है कितना नहीं है,
और उसमें टैलेंट कितना है। अच्छा। जब एक बार पता चल जाता है कि टैलेंट इसमें ये है तो हम उसको फिर एम्फेसाइज करते हैं। अच्छा। आप जब भी जानते हैं कि आज की जो सोसाइटी है, दौर है, उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंटर ही हो गया वो उसको फिर एकेडमिक्स में कुछ नहीं रहा, या एकेडमिक्स हो गया तो उसको ऐसे कंपटीशन में ऐसे भी नहीं रहा। राइट। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके पास मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन रहे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, एक स्पेसिफिक फील्ड में वो टॉप करे, वो टैलेंट दे, वो उसका इंटरेस्ट रहे जी। तो फिर उसमें हम उसको निखारते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जी प्रिंसिपल साहब, जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कराए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंपटीशंस कराए जाते हैं ताकि पता चले कि बच्चे के अंदर किस किस्म का टैलेंट छिपा है, ताकि उसको एक डायरेक्शन दी जाए। हमें बताइएगा कि मुख्तलिफ हुनर जो है बच्चे के अंदर, जो मुख्तलिफ किस्म के हुनर छिपे होते हैं, उनको पॉलिश करने के लिए, उनमें निखार लाने के लिए क्या आपने उसका इंतज़ाम कर रखा है? मान के चलें कि अगर किसी की रुचि म्यूज़िक में है तो एक म्यूज़िक टीचर हो वहाँ पर स्कूल में, अगर किसी की रुचि पेंटिंग में है तो वहाँ पर एक आर्ट टीचर हो, किसी की रुचि स्पोर्ट्स में है तो वहाँ का स्पोर्ट्स का एक टीचर हो। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ 2 PETs होते हैं स्पोर्ट्स के लिए। आर्ट टीचर भी होता है, म्यूज़िक टीचर भी होता है। अच्छा। तो ये सारे फील्ड्स को कवर करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ परमानेंट पोस्ट्स होती हैं ये टीचर्स की, जिनको हम क्लैम्प बोलते हैं, लैम्प की तरह, जैसे C फॉर कंप्यूटर टीचर्स होता है, आर्ट टीचर होते हैं इसमें, और म्यूजिक टीचर भी हैं, और फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं। ग्रेट। इन सारी स्किल्स पर जैसे विद्यालय आपका काफ़ी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, क्या इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन के साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका स्कूल इतनी सारी चीज़ों पर तवज्जो दे रहा है तो मल्टी टैलेंट तो आपके स्कूल से ज़रूर निकल के आता होगा। उस हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ कुछ शेयर करें। बिल्कुल, मैं करना चाहूँगा। एक हमारे स्टूडेंट हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक के प्रोफेसर हैं। ओके। वो हमारे स्कूल से ही पढ़े थे और वो आगे निकले हैं आज। तो आर्ट टीचर्स भी ऐसे आते हैं जो विदेशों में या गए हैं या हमारे कॉम्पिटिशन्स में गए हैं, म्यूज़िक्स में भी हैं। कश्मीर में म्यूज़िक को अगर देखा जाए तो थोड़ा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हाँ हमारे यहाँ से बच्चे निकलते हैं, खुद बजाते हैं, खुद कंपोजर भी रहे हैं। उन्होंने पिछली बार एक एक्टिविटी हुई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें नेशनल लेवल पर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और कश्मीर कल्चर को उन्होंने शो भी किया था। एकेडमिक्स में तो हमारे यहाँ बहुत सारे रहे हैं। हमारा जो स्टूडेंट था फर्स्ट KS, वो आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म गुलमर्ग में है, जनाब फरहान नाम है उसका। अच्छा। उनका वो भी उसमें रहे हैं, शख्सियत रही हैं। अच्छा, अगर हम ये तो बहुत अच्छी बात रही सक्सेस स्टोरीज की बात करें, कुछ हफ्ते कबल ही गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में इतवार को हमने अपने नाज़रीन की मुलाकात कराई मारूफ गुलकार और मौसीकार जानिसार लोन से, जो बॉलीवुड में अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में उन एक फ़िल्म में एक नगमे की मौसीकी उन्हें तरतीब दी और वो नगमा बहुत हिट हुआ। तो JNV बारामुल्ला के साथ उनका ताल्लुक़ है। इस गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म की वसातत से भी कई ऐसी शख्सियात से हमने आज तक मुलाकात की है जिन्होंने मुख्तलिफ JNVs में पढ़ा है, और जब वो अपने तजुर्बात बयां करते हैं तो उनके तजुर्बात से ये आया होता है कि उनके लिए जो बुनियाद, उनके करियर की जो बुनियाद है वो स्कूल से ही बनी थी। जो उनका शौक़ है वो परवान चढ़ा स्कूल से ही, क्योंकि स्कूल में ही जब उनको डायरेक्शन मिली, जब उनकी हौसला अफजाई की गई, तब तक जानिसार के हवाले से ही हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर इस किस्म की सलाहियत छुपी है, लेकिन जो हमारे म्यूज़िक टीचर थे उन्हें लगा कि यू कैन बी अ वेरी गुड सिंगर। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ घर वालों की कुछ और चाहत थी। तो ऐसा होता है कि अगर वाकई आपके असातिज़ा अच्छे हों, एक अच्छे माहौल में आप पढ़े लिखें, तो आपको जिन सलाहियतों के बारे में खुद भी नहीं मालूम होता है, उन सलाहियतों को आपका टीचर पहचानता है और उसके बाद एक डायरेक्शन आपको मिलती है। क्योंकि पेंटिंग्स का भी जिक्र हुआ, आर्ट का भी जिक्र हुआ, तो हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स के हवाले से भी अपने नाज़रीन को मुतल्ला करें, अपने नाज़रीन तक जानकारी पहुँचाएँ। एक सेगमेंट का एहतमाम है, सेगमेंट पेंटिंग्स के हवाले से, बसोली पेंटिंग्स के हवाले से एक सेगमेंट है। वो सेगमेंट खैर किसी और दिन आज मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सेगमेंट खैर इससे पहले भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाया है। ये बताइएगा हमें कि अगर हम इस स्कूल के हवाले से बात करें, जब वालिदैन की चाहत हो कि अपने बच्चे से मिलने जाना है, बच्चे से मुलाकात करनी है, उसका क्या प्रोविज़न रहता है? अगर आना चाहे तो किस दिन आ पाते हैं? जी,
या कितना फ्रीक्वेंटली आप आते हैं? फ्रीक्वेंटली हम क्या महीने में एक बार रखते हैं, सेकंड सैटरडे को और संडे को। वो आ सकते हैं पेरेंट्स, उनसे मिल सकते हैं, और अगर उनको कोई विशेष इमरजेंसी है तो वो ऑलवेज उनके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन शेड्यूल है जो सेकंड संडे है उनके लिए, तो वो बच्चे उसे मिल सकते हैं। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि बहुत ही ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ रियासतों, मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरीज़ के बच्चे आपस में इंटरैक्ट करें, जिस तरह आपने भी वजह फरमाया कि उसका एहतमाम भी रहता है, ताकि बच्चों को दूसरी जगहों की तहजीब, तमद्दुन, रहन सहन, खान पान के बारे में पता चले। तो जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, आप कितनी दिलचस्पी लेते हैं कि उन्हें दिल्ली लिया जाए या उनको राजस्थान लिया जाए, जो वहाँ के या दूसरे जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ के बच्चों के साथ, तलबा के साथ इंटरैक्ट करें? जी बिल्कुल, इसकी एक हमारा ऑब्जेक्टिव भी है नेशनल इंटीग्रेशन। उस नेशनल इंटीग्रेशन के तहत हम क्या करते हैं, 9th क्लास से अपने यहाँ के 20 बच्चे चुनते हैं, और उनको हम, जैसे कश्मीर है तो ये नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है, तो हम हिंदी स्पीकिंग एरिया में हम उनको ले जाते हैं, और पूरे 9th क्लास की पूरा 1 साल की जो स्टडी है वो उनकी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में होती है। ओके। और ऐसे ही वहाँ से जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया से वो 20 बच्चे हमारे यहाँ से गए, उनके यहाँ से 20 बच्चे हमारे यहाँ आएंगे। अच्छा। तो वो पूरा 1 साल यहाँ रहेंगे, वो यहाँ उर्दू सीखेंगे, हिंदी इंग्लिश तो इधर भी सीखनी है। इधर जाएंगे हमारे बच्चे तो वो वहाँ हिंदी भी सीखेंगे और उर्दू भी सीखेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे। तो ये लैंग्वेज का आपस में इंटरेक्शन होगा। फिर जब बच्चे 1 साल पूरा यहाँ रहेंगे तो यहाँ का जो खान पान होगा, यहाँ की रहन सहन होगी, उससे मिक्सअप होंगे। ऐसे ही कश्मीर के बच्चे जब उधर जाएंगे तो वहाँ का भी रहन सहन, खान पान और वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण, वो वहाँ से कल्चर मिक्सअप होगा। Right. ये विद्यालय, सॉरी सर, मैं क्योंकि ये बात कंटिन्यू करना चाहूँगी, ये विद्यालय जैसे आपने फरमाया, हमारे कश्मीर में कितनी ब्रांचेस है इसकी? क्योंकि आप कह रहे कि डिस्ट्रिक्ट में अगर स्कूलिंग उस बच्चे की अपेयरिंग होगा वो उस क्लास में, तब जाकर वो एडमिशन ले सकते हैं, तो इस हवाले से कितने ब्रांचेस है हमारे कश्मीर में? कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है। अच्छा, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला में भी है, अनंतनाग में भी है, बडगाम में भी है, सोपियां, कुलगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, लेह में भी, कारगिल में भी और गंदरबल में भी। श्रीनगर का भी नहीं हो पाया, श्रीनगर और गंदरबल मर्ज हैं। अच्छा। तो गंदरबल और श्रीनगर दोनों के बच्चे गंदरबल में, क्योंकि ये पहले एक ही जिला हुआ करता था। पहले एक ही जिला हुआ करता था, इसकी अभी प्रोसेस चल रहा है, ये भी जल्दी ही खुल जाएगा। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप JNV कुपवाड़ा के हवाले से कह रहे हैं कि किस तरह की पढ़ाई लिखाई है और उसके साथ साथ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर किस तरह तवज्जो मरकूज़ कराई जाती है, हमें ये बताइएगा कि बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को करियर के हवाले से भी आगाह किया जाए कि आप आगे जाकर किस फील्ड में जा सकते हैं, जहां पर कम सेचुरेशन है, जहां पर आप बेहतर तरीके से करियर बना सकते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या कोई काउंसलिंग का भी प्रोविज़न रहता है आपके स्कूल में? जी बिल्कुल, दोनों तरह की काउंसलिंग होती है हमारे यहाँ। एक फीमेल काउंसलर भी होता है, मेल काउंसलर भी होता है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल के लिए। कैरियर की बात करें तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन है, वो कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आफ्टर 12th क्लास, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, किस फील्ड में आप जा सकते हो, क्या बन सकते हो। उसका बाकायदा एक चार्ट होता है हमारे पास कि आप इस फील्ड में जा सकते हो तो आप ये बन सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, इस फील्ड में जाओगे तो आप इसमें रहेंगे। हम वैसे भी हम गेस्ट इनवाइट करते हैं अपने स्कूल में। एक आर्मी पर्सन को जैसे किया तो आर्मी में क्या बन सकते हैं, एक डॉक्टर से वो भी कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, ईच फील्ड में हम फैकल्टीज भी इनवाइट करते हैं। हमारे एलुमनाइज होती हैं, एक बेसिकली दिसंबर में एलुमनाई मीट होती है। अच्छा। कि जो बच्चे यहाँ से निकल गए हम उनको इन्वाइट करते हैं, वो मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि क्या आपको बनना है, क्या नहीं बनना है। हमने जो गलतियां की, हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियां की हों तो वो ना करें, वो रिपीट ना करें और आपको ये करने हैं। तो एक एसोसिएशन भी होती है हमारी, वो बच्चों को गाइड भी करती है। फारुक तहसील तलबा को स्कूल में दोबारा लाना वो एक बहुत ही ख़ास मोमेंट होता है, और उसके बाद जब वो तलबा जो उसी स्कूल में पढ़े हों वो फिर बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं, ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया होता है, ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, जब वो अपने तजुर्बात बयां करते हैं तो दूसरे तलबा भी मोटिवेट होते हैं और कुछ बेहतर करने की ठान लेते हैं। हमें बताइएगा प्रिंसिपल साहब कि अगर हम डे स्कूलिंग की बात करें, डे स्कूलिंग में ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, वालिदैन को लगता है कि बच्चे की शायद तालीमी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाई हैं स्कूल में, तो उसे ट्यूशन्स के लिए भेजना है। आपके स्कूल में क्लासरूम में मान के चलें कोई कन्फ्यूजन रहा, बच्चे को कोई आइडिया क्लियर नहीं हुआ, तो क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है कि जो स्कूल में
कंफ्यूजन क्लियर ना कंफ्यूजन क्लास में रहा, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कोई प्रोविजन खास होता है? जी बिल्कुल, खास प्रोविज़न होता है। जैसे डे स्कूलों की बात करें तो स्कूल टाइमिंग्स होते हैं 8 to 1:30 या 9 to 1 o'clock और 2 o'clock होता है। हमारे यहाँ भी यही टाइम होता है, लेकिन उसके बाद खास जो हमारे पास होती हैं, हम उनको बोलते हैं रेमेडियल क्लासेस और सुपरवाइज क्लासेस। तो रेमेडियल क्लासेस में जो आप कह रहे हैं कि डाउट्स रह गए बच्चे के, तो वो हम 1 घंटे की रखते हैं 3:30 to 4:30 PM डे सब्जेक्ट वाइज, और फिर उसके बाद सुपरवाइज भी रहती है 6 to 7 o'clock, ताकि वो उसमें टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहते हैं उसमें, ताकि वो उसमें से डाउट कोई क्लियर है तो वो उसको क्लियर कर सकें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुए। मुमकिन होता तो आपके साथ मज़ीद बात करते, लेकिन प्रोग्राम का एक महदूद और मुकर्ररा दौरानिया होता है, वो मुकम्मल हो चुका है और स्टूडियोज़ में रखी गई घड़ी का इशारा है कि हम इजाज़त लें अब आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप 1 घंटा रहें गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के इस शुमारे में। आपसे वादा रहा सुबह 8 बजे TV सेट ऑन करेंगे तो गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के एक और शुमारे को देख पाएंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।